हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीकेजी क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि इटली का एकीकरण और मेजिनी कौन था, बिस्मार्क कौन था और राष्ट्रवाद, इन सब पार्ट 3 वीडियो बना चुके हैं और पार्ट चौथा वीडियो में आप लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। तो इटली के एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्र में समान प्रक्रियाएं चल रही थी, अतः इन देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुई। यानी कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों एक साथ ही संपन्न हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया? एक ही साथ संपन्न हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित हो गया। यानी कि आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह विखंडित हो गया, जिसमें लगभग 300 बड़े छोटे राज्य शामिल थे। यानी कि जर्मनी में कितने छोटे बड़े राज्य थे? 300 का ऑब्जेक्टिव आएगा कि आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह तक विखंडित हो गया। विखंडित यानी कि टूट गया, यानी कि टूट गया, यानी कि बटा गया, ठीक है ना। बटा गया, तो जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य शामिल थे, ठीक है। अगला पॉइंट है इसी में, तो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएगा कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट को। और पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि इटली का एकीकरण का श्रेय तो मेजिनी को दिया गया था। मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबोल्डी को, ठीक है दोस्तों ना, गैरिबोल्डी को। इटली का एकीकरण का मेजबानी किए थे मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबोल्डी को श्रेय दिया जाता है। और जर्मनी का एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट को श्रेय दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसने 1860 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज संघ की स्थापना की। यानी कि ऑब्जेक्टिव आएगा कि राइन राज संघ का स्थापना किसने किया था? राइन राज संघ की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइन राज संघ की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला इसमें पॉइंट है, यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी कि यहीं से जर्मन देश है ना, वहाँ के राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, एकता और प्रेम की भावना बढ़ने लगी। किस देश में? तो जर्मन की, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है, 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए नेतृत्व में जल्बराइन नामक संस्था बनाया गया। यानी कि जल्बराइन नामक संस्था कब बनाया गया? तो 1834 में। किस लिए? व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जल्बराइन की नामक संघ बनाया गया, ठीक है ना, 1834 में। चलिए, आप देखेंगे अगला पॉइंट हम लोग है कि बिस्मार्क की जीवनी को समझेंगे, ठीक है। तो बिस्मार्क जर्मन डाइट में पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था। क्या का प्रतिनिधि हुआ करता था? तो जर्मन डाइट का, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, प्रारंभ से ही हीगल विचारों से प्रभावित था। किस के विचारों से प्रभावित था? हीगल के विचारों से प्रभावित था, ठीक है। जर्मन संसद डाइट में, यानी कि जर्मन संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते थे। में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यानी कि ये भी जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया, ठीक है। अगला पॉइंट है कि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। वही भी यही क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति की अवलंबन किया। क्वेश्चन आएगा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले हम लोग का पॉइंट है कि यूनान में राष्ट्रीयता का
उदय, यानी कि यूनान में कैसे राष्ट्रीयता का उदय हुआ। तो यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, यानी कि यूनान है ना, अपना उसका अलग ही गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा आदि, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धि यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है ना। किस किस के लिए प्रेरणा स्रोत रहा? विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र में उपलब्धि इतना हासिल किया कि यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए अगला इसमें पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। फ्रांसीसी क्रांति में यूनानियों में भावना किसके लिए जागी? राष्ट्रीयता के लिए। ठीक है, लहर जागी क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। यानी कि धर्म किस किस के लिए पहचान अलग थी? धर्म, जाति और संस्कृति के लिए पहचान इनकी अलग थी। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं इसी में अगला पॉइंट कह सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों का है कि लेकिन तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। ठीक है, इसके लिए हितेरिया फिलाई के नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाया था। ठीक है दोस्तों ना, कर आए कि लेकिन फिर से रिपीट किया जाए, लेकिन तुर्की शासन को स्वयं अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए हितेरिया फिलाई के नामक संस्था की स्थापना किए। किस संस्था की स्थापना की? हितेरिया फिलाई के नामक की संस्था की। ठीक है, ओडेसा नामक स्थान पर की। हितेरिया फिलाई के नामक संस्था कहाँ पर की? ओडिशा नामक स्थान पर की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाया जाए। यानी कि तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाया जाए। तो चलिए अगला पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें यूनान के सारे यूरोप सारे, यहाँ पे सॉरी लिखा गया है टाइपिंग में, सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान पर्याय था, जिसका स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्यत थे। ठीक है, 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है VVI, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यूनान को स्वतंत्र एक राष्ट्र घोषित कब कर दिया गया? 1832 में। ठीक है, यूनान कब स्वतंत्र हो गया? 1832 में। चलिए अब देखेंगे हंगरी का इतिहास। हंगरी का इतिहास कैसा रहा? तो हंगरी का इतिहास राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी का ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, यानी कि हंगरी पर किसका प्रभुत्व था? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। हम 1848 की क्रांति पढ़ा चुके हैं, और नई वीडियो देखे हैं तो वीडियो पहले देख लीजिएगा, तब ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है दोस्तों, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। यानी कह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई जहां आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ है, ठीक है, और फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। जो कोसुथ था ना, वो किसका समर्थक था? कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी फ्रांस में लुई
फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसूत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया और व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा। 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। कह रहा है कि 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, यानी कि प्रेस कह सकते हैं क्या, प्रेस क्या है, जो अखबार छपता है, ठीक है ना, अखबार न्यूज यही करता है, ठीक है, प्रेस उसी कहते हैं। कह रहा है और राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई, यानी कहेगा 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार में क्या क्या बदलाव किया गया। इसमें प्रेस को स्वतंत्रता दी गई और राष्ट्रीय सेना को स्थापना की गई और स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गया। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है, कह रहे हैं कि प्रतिनिधि सभा डायट, यानी कि प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट, यानी कि किसकी राजधानी बुडापेस्ट है, यानी कि हंगरी की राजधानी कहाँ है भैया, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। चलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार हंगरी का राष्ट्रीय आंदोलन अस्मिता रहा प्रदान की, ठीक है। हंगरी का इतिहास पढ़ लिए। हंगरी की राजधानी कहाँ है, हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले आपसे नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं पोलैंड का इतिहास पढ़ते हैं। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। इसमें भी राष्ट्रवादी भावना का कारण था। 1830 की ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा। 1830 की क्रांति हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे हो तो जाकर पहले 1830 की क्रांति पढ़ लीजिए, ठीक है। कह रहे हैं 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी, ठीक है। इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। किसका विद्रोह कुचल दिया, पोलैंड के विद्रोह का कुचल दिया, ठीक है दोस्तों ना। अब चलते हैं अगला पॉइंट हम लोग का है, पोलैंड पढ़ तो लिए, अब चलते हैं बोहेमिया कह रहे हैं लगता है लास्ट पॉइंट है हम लोग का, आज का लास्ट पॉइंट है ना, इस पार्ट का भी लास्ट पॉइंट है। कह रहे हैं बोहेमिया क्या है, तो बोहेमिया ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था। बोहेमिया में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्ता शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप का धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों को सख्त दमन किया, ठीक है ना, कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सकी, यानी कि यह रहा आप लोग का बोहेमिया का इतिहास। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखिएगा ऑब्जेक्टिव का तांडव, यानी कि सारे इसमें तो सब्जेक्टिव दोनों का है, लेकिन आप लोग को अच्छा क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल है वो अगले वीडियो में देखिएगा, ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव का क्लास रहेगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं, गुड बाय।